हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हमारे प्लांट पैथोलॉजी का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या। ओके, सबसे पहले इस वर्ड को समझो, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब क्या होता है? रोग विज्ञान। हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? रोग विज्ञान। इस शब्द का मतलब क्या है? तो ये जो पैथोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पैथोस और लोगस, अर्थात डिसीज नॉलेज। ओके, पैथोस का मतलब क्या होता है? डिसीज या एवेंट, और लोगस का मतलब होता है डिस्कोर्स या नॉलेज। तो इस तरह से पैथोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ डिसीजेस। ओके, लेकिन अगर हम इसी शब्द के साथ प्लांट जोड़ देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी। इस केस में जब हम लोग बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी, तब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट डिसीजेस। जब हम लोग प्लांट के केस में स्टडी करते हैं, प्लांट के डिसीज की स्टडी करते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? प्लांट पैथोलॉजी। ये जो प्लांट पैथोलॉजी शब्द है उसी को हम लोग और क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। और ये फाइटोपैथोलॉजी 3 ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट है फर्स्ट क्या है? फाइटोन मीन्स प्लांट, पैथोस मीन्स डिसीज, और लोगस मीन्स स्टडी। मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट डिसीजेस इज नॉन एज फाइटोपैथोलॉजी। ये तो हो गया प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी का मीनिंग। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में हमें सबसे पहले देखना है कि ये किसका ब्रांच है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल, अर्थात कृषि का, बॉटनिकल और बायोलॉजिकल साइंस, अर्थात ये कृषि का, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की वह भाग है जिसके अंतर्गत हम क्या की स्टडी करते हैं? रोगों के कॉज मतलब कारक, इटियोलॉजी मतलब उस पर्टिकुलर पैथोजन द्वारा किस तरह से डिसीज को डेवलप किया जा रहा है उसके स्टडी करते हैं। साथ ही साथ उस रोग के द्वारा होने वाली हानि और उस रोग के प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ओके, तो यह कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पौध रोगों के कारक, उस रोग के उत्पन्न होने की तरीके, उस रोग के द्वारा होने वाली हानि और उसके प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। इस प्लांट पैथोलॉजी का क्या क्या उद्देश्य है, अर्थात हमें प्लांट पैथोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए या हमें प्लांट पैथोलॉजी की जानकारी क्यों आवश्यक है? इस बात को समझने के लिए पूरा का पूरा इसी के डेफिनेशन में ही कुछ वर्ड दिए गए हैं, वहीं पर इसके ऑब्जेक्टिव छुपे हुए हैं। जैसे प्लांट पैथोलॉजी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है उस रोग के कारक को समझना। किसी रोग का कारक क्या है, इसको जानने के लिए हमें प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी करना आवश्यक है। ये प्लांट डिसीज किसी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग फैक्टर के द्वारा हो सकता है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है किसी प्लांट में डिसीज, तो हमें क्या कहते हैं? उसे डिसीज कह देते हैं। और जब किसी फिजियोलॉजिकल फैक्टर या किसी नॉन लिविंग फैक्टर के कारण पौधे में जो डिसीज उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर। ओके, इसको याद रखना। लिविंग के द्वारा पौधों में होने वाली माल फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डिसीज। और नॉन लिविंग फैक्टर के द्वारा होने वाली पौधों में माल फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले चीज के बारे में बात कर लिया। दूसरा देखो, इस प्लांट पैथोलॉजी का दूसरा ऑब्जेक्ट है डिसीज डेवलपमेंट के मैकेनिज्म को स्टडी करना। और जहाँ पर हम लोग डिसीज डेवलप होने की मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इटियोलॉजी। अर्थात वो जो पर्टिकुलर पैथोजन है वो प्लांट में किस तरह से रोगों को डेवलप कर रहा है, वो
अर्थात वो प्लांट के अंदर किस तरह से प्रवेश करता है, एक्सटर्नल सीड बॉर्न है, इंटरनल सीड बॉर्न है, या वो पैथोजन सॉइल में रहता है, सीड के द्वारा फैलता है, एयर के द्वारा फैलता है, और फैलता है तो वो किस तरह से फैलता है ये तो पता चल गया, लेकिन वो जो डिसीज कॉज करेगा वो कहाँ पर करेगा, सिम्टम कहाँ पर दिखाई देंगे, इन सारे चीज़ों का स्टडी हम लोग कहाँ पर करते हैं, इटियोलॉजी या मैकेनिज्म ऑफ डिसीज डेवलपमेंट में। ओके, तो प्लांट पैथोलॉजी का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, उस रोग के डिसीज के डेवलप होने के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए। तीसरा, आप लोगों ने कई वर्ड समझो पहले सुना भी होगा, जैसे टॉलरेंस, सस्केप्टिबिलिटी, इम्यून। तो ये सारे चीज़ क्या है, पौधों के द्वारा उस पैथोजन के लिए कुछ रिस्पॉन्स करना। जब ये पैथोजन इस प्लांट के अंदर प्रवेश करेगा तो ये प्लांट कुछ रिस्पॉन्स करेगा, और इस रिस्पॉन्स के कारण इस प्लांट और पैथोजन के बीच कुछ इंटरेक्शन होता है। उन इंटरेक्शन को हमें समझना है, क्योंकि यही इंटरेक्शन क्या करते हैं, इस पैथोजन को इस प्लांट के ऊपर डिसीज कॉज करने में मदद करेगा, और यही इंटरेक्शन इस प्लांट को इस पैथोजन से बचने में भी मदद करता है, जिसे हम लोग होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, या होस्ट प्लांट इंटरेक्शन कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का स्टडी करने के लिए हमें प्लांट पैथोलॉजी का स्टडी करना आवश्यक है, अर्थात होस्ट और पैथोजन के बीच इंटरेक्शन को समझना है, उसके लिए अभी हमें प्लांट पैथोलॉजी का स्टडी करना आवश्यक है। चौथा, हमने रोग के कारण को जान लिया, रोग कैसे होता है उसको जान लिया, रोग उत्पन्न होने के दौरान पौधे एवं प्लांट के बीच क्या इंटरेक्शन होगा उसको भी जान लिया। अंत में आ जाता है हमें उस रोग को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा वो पौधों में रोग न लगे, और रोग लग भी जाए तो लॉसेस कम हो। उन सारी विधियों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, डिसीज मैनेजमेंट में। तो प्लांट पैथोलॉजी के ये मुख्य 4 उद्देश्य हैं, और यही 4 उद्देश्य हमारे डेफिनेशन में शामिल है। ओके, अगला हम लोग पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ जनक या फादर बोलते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं जिसको उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में फादर कहा जाता है, उसको हम यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले देखो, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं, एंटोन डी बेरी को, और इसी एंटोन डी बेरी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। इसको याद रखेंगे, एंटोन डी बेरी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड मॉडर्न माइकोलॉजी। ओके, फादर ऑफ फॉरेस्ट पैथोलॉजी रॉबर्ट हर्टिग को कहा जाता है। फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं, H.M. वार्ड। ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी जूलियस कून। अगर हमें एग्जाम में यह पूछा जाए कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो बेसिकली आंसर क्या होगा, एंटोन डी बेरी। लेकिन वही हमें स्पेसिफिकली ये वर्ड ऐड कर दें, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, तो आंसर क्या होगा, जूलियस कून। अगला आता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी हम किसे कहते हैं, P.A. मैकिली को कहते हैं। ओके, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम कहते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक को। क्यों, क्योंकि यही फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने किसी लिविंग सेल को देखा था अपने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में 1665 के दौरान। ओके, और इन्होंने कई तरह के सेल का स्टडी किया, कई तरह के बैक्टीरियल सेल का स्टडी किया, इसीलिए यहीं से लीवेनहॉक से ही बैक्टीरियोलॉजी की या माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत होती है। इसीलिए हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहॉक को। लेकिन अगर हम लोग स्पेशली बात करें फाइटोबैक्टीरियोलॉजी या प्लांट बैक्टीरियोलॉजी की,
तो वो कौन हो जाएगा, E.F. स्मिथ। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया हम किसे कहते हैं, E.J. बटलर, एडविन जॉन बटलर को। इसे क्या कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ओके। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इंडियन माइकोलॉजी किसे कहते हैं हम लोग, E.J. बटलर को ही। तो फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी एंड इंडियन माइकोलॉजी इज एडविन जॉन बटलर। ओके। तो इतना आप लोग को जानना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, पौधों में जो प्लांट डिसीज होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो किसी डिसीज का इम्पोर्टेंस कब पता चलता है, जब हमें उससे क्या हानि हो रही है वो हमें पता रहे। किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस तब है जब हमें उससे कुछ चीज़ प्राप्त हो और हम उसे ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमें किसी चीज़ से लॉस हो रहा हो और हमें उस चीज़ के लॉस को कम करना है। इसीलिए हमें पहले प्लांट पैथोलॉजी या प्लांट डिसीज़ के इम्पोर्टेंस को समझना है। उससे पहले ये जानना है कि इस डिसीज़ से या पर्टिकुलर पेस्ट से क्रॉप को क्या क्या हानि होती है। इसी को देखते हुए हम लोग समझते हैं कि इस डिसीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो क्रैमर के रिपोर्ट 1967 के हिसाब से वर्ल्ड में लगभग 34% फसल का नुकसान हर वर्ष रोग, कीट व्याधियाँ एवं खरपतवारों के कारण हो जाती है। ओके। विश्व में कुल उत्पादन का 34% लॉस रोग, कीट व्याधियाँ और खरपतवारों के कारण होती है। ठीक। इनमें से 12% जो हानियाँ हैं वो केवल और केवल रोगों के कारण होती है, 11% हानियाँ निमेटोड के कारण होती है, 20% हानियाँ इंसेक्ट पेस्ट के कारण या कीट व्याधियों के कारण होती है, 6% रोडेंट या चूहों के कारण और 7% हानि स्टोरेज के दौरान होती है। तो वर्ल्ड लेवल पर इतने सारे लॉसेस होती है हमारे क्रॉप प्रोडक्ट को इंसेक्ट पेस्ट से, डिसीजेस से। ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ देखो, वर्ल्ड लेवल पर जो डिसीज़ है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा फसलों को हानि होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फसलों को हानि होती है तो वो होती है खरपतवारों से। इंडिया में अगर कुल फसल का लॉस हो रहा है उसका लगभग 33% हानि तो केवल खरपतवारों से ही हो जाता है, 26% हानि होती है डिसीज से, 26% हानि 20% हानि हो जाती है इंसेक्ट पेस्ट से और 3% हानि हो जाता है खरपतवारों से। ओके। तो ये जो डाटा दिया है वो किसके हिसाब से है, DWR डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। कहाँ पर है ये, जबलपुर में। इसके द्वारा ये डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के पेस्ट या बोले जाए रोग कारकों के कारण हमारे फसलों को कितना ज़्यादा हानि होता है। इसीलिए हमें पौधों को डिसीज़ या कीट व्याधियों से होने वाली हानियों की जानकारी रखना आवश्यक है। ठीक। आगे देखो, वर्ल्ड लेवल पर मेजर एपिडेमिक या फेमाइन कौन कौन से हैं। वर्ल्ड में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर कुछ विशेष बीमारियां आई और उस बीमारियों के कारण उस एरिया का प्रमुख फसल बर्बाद हो गया, जिसके कारण उस एरिया में क्या आया, भूखमरी आया। भूखमरी आने के कारण काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई, कई लोगों ने माइग्रेशन कर लिया वहाँ से, कई जगह पर वो फसल लेना ही वहाँ पर बंद कर दिए। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम आई। उनमें से सबसे फर्स्ट में आता है आयरिश फेमाइन। ये आया था आयरलैंड में। कब आया था, 1845 में। एक रोग है पोटैटो का जिसे हम कहते हैं लेड ब्लाइट, और ये रोग होता है एक प्रकार के फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण।
ओके, इस फंगस के कारण ये रोग होता है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आयरलैंड में लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो वो है पोटैटो। इस रोग के कारण आयरलैंड की पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया, जिससे ऐसा कहा जाता है कि कई लाखों लोग तो भूख के कारण मर गए और कई लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर लिए। कहा जाता है कि 1940 तक इस आयरलैंड में 8 मिलियन लोग रहते थे। वो इस फेमाइन के बाद अर्थात 1845 के बाद केवल 4 मिलियन बचे, अर्थात इस आयरलैंड की पॉपुलेशन 50% कम हो गई। अगला रोग है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जिसके कॉजल ऑर्गेनिज्म एक फंगस है। कौन सा फंगस? हेलमिंथोस्पुरियम ओराइजी। इसके कारण बंगाल प्रोविंस में 1943 में एक भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। कौन से बीमारी के कारण? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। ठीक है, अगला है कॉफ़ी रस्ट। इस कॉफ़ी रस्ट के कारण श्रीलंका के किसानों को पूरा का पूरा फसल को काटना पड़ गया। ओके, और ये रोग आया था हेमेलिया वास्टरट्रिक्स नामक फंगस के कारण। कब? 1867 में। ओके, अगला डिसीज़ है अंगूर का पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि होता है अंसिनुला नेकेटर नाम के फंगस के कारण। कब हुआ था ये? 1854 में, जिसके कारण फ्रांस में इस अंगूर का मुख्य रूप से उपयोग होता है वाइन बनाने के लिए। तो इस वाइन का प्रोडक्शन लगभग 80% तक गिर गया। ठीक है, अगला रोग है 1878 में आया हुआ ग्रेप का डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, जिसके कारक हैं प्लाज्मोस्पोरा विटिकुला। ये क्या है? फंगस है। इस फंगस के कारण ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कौन सा रोग? ग्रेप का हुआ, जिसके कारण से इस रोग के नियंत्रण के लिए किसका खोज हुआ? बोर्डॉक्स मिक्सचर का। ठीक है, और इस बोर्डॉक्स मिक्सचर की खोज किसने किया था? पीएम मिलार्डेट ने। कब? 1885 में। ठीक है, ये बोर्डॉक्स मिक्सचर किस से मिल करके बना होते हैं? तो इसके लिए हम लिखते हैं 5 पाउंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, 5 पाउंड हम लिखते हैं लाइम या चूना, और 50 गैलन वाटर। इन तीनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं? कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर को मिला करके हम क्या बनाते हैं? बोर्डॉक्स मिक्सचर। अगला चीज़ याद रखो, इसमें ये तीनों का रेशियो क्या क्या है? 5:5:50, या इसको 1:1:10 अर्थात 10। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।